students. In our business studies lecture, today we are going to start chapter number 3, business environment and its importance. In today's lecture, we will discuss what is the meaning of business environment, its characteristics, importance, components, internal environment, external environment and its dimensions. Okay, let's start with the meaning of business environment. Business environment means the sum total of these factors, those factors which influence the business and over which the business has no control. बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जो वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि बिज़नेस पे इफ़ेक्ट करते हैं, एंड ओवर विच द बिज़नेस हैज़ नो कंट्रोल, जिसके ऊपर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता. इट हैज़ बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस. इसमें दो चीज़ें आती हैं, बिजनेस के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. थ्रेट्स मतलब कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं जिसको बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर सकता, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि इन फ्यूचर में उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस किस फील्ड में वो अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं. द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों ज़रूरी है कि ताकि बिज़नेस के जो ऑनर हैं या बिज़नेस के जो मैनेजर्स हैं जो बिज़नेस में वर्क कर रहे हैं उन्हें पता लग सके कि बिज़नेस के लिए क्या क्या न्यू थ्रेट्स अराइज हो रही हैं और उनके लिए क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अराइज हो सकती हैं. सेकेंड टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. नंबर फर्स्ट इज़ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने वाले सारे फोर्सेस जो हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस नहीं होते. ये जो फोर्सेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम ऑफ वही जो हमने मीनिंग किया है अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल. जितने भी इसके फोर्सेज हैं वो क्या है एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने वाले, ये सारे बिजनेस से बाहर से होते हैं. यानी इंटरनल बिजनेस फैक्टर्स को इस इतना इफेक्ट नहीं करता. सारे जो फैक्टर्स हैं वो सारे आउटसाइड बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं और जिस पे बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता. फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, सप्लायर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सभी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स कोई भी नहीं है. इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी सच फोर्सेस, दैट्स वाई इट्स नेचर इज़ ऑफ टोटलिटी. क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा सकती है, इसलिए ये टोटल में कह रहे हैं कि टोटलिटी में ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता. सेकेंड पॉइंट इज़ अ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस, इसमें फोर्सेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक एंड जनरल. स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती है दिस फोर्सेस अफेक्ट द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली. कह रहे कि ये क्या करते हैं, ये फोर्सेस जो हैं ये एक इंडस्ट्री की एक फर्म पे, हर फर्म पे अलग अलग से प्रभाव डालती है. मतलब कि इंडस्ट्री, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की, तो रिलायंस इसकी एक फ़र्म है, वोडाफोन इसकी दूसरी फर्म है, तो एयरटेल जो है वो तीसरी फर्म है. मतलब 3 अलग अलग फर्म्स पे अलग अलग से प्रभाव डालते हैं. कस्टमर जो वोडाफोन के वो उसके अलग से प्रभाव डालेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, जो रिलायंस के वो कस्टमर अलग से इफ़ेक्ट करेंगे. मतलब कि इसकी फर्म्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है. और जनरल फोर्सेस वो होती है जो ओवरऑल इंडस्ट्री, मतलब पूरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री या पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे असर डालती है. सो स्पेसिफिक में किसी एक फर्म पे अलग अलग फर्म्स पे अलग अलग असर होता है, इफ़ेक्ट होता है, और जो जनरल है उसमें ओवरऑल इंडस्ट्री पे सेम इफ़ेक्ट होता है. अब इस पर जो फर्म्स वाले में स्पेसिफिक की क्या एग्जाम्पल हो सकती है, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कम्पिटिटिव फर्म्स, इन्वेस्टर्स. और जनरल फोर्सेस में क्या एग्जाम्पल है, सोसाइटी, political factors, legal factors, technological factors, etc. Next is the interrelatedness. The different factors of a business environments are correlated. क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. ऐसा एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. जैसा गवर्नमेंट के चेंज होने से जैसा 5 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है तो उससे रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं. सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशंस अगर चेंज होते हैं तो कंपनीज़ की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, या इकॉनमी की जो और रूल्स रेगुलेशंस है उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं. मतलब एक फैक्टर के चेंज होने से बाकी सभी फैक्टर्स में भी कुछ ना कुछ चेंज आता है. तो ये क्या है, सभी फैक्टर्स जो है, सभी फोर्सेज जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. नेक्स्ट इज़ अ डायनेमिक इन नेचर. As is clear that environment is a mixture of many factors. Environment जो है मिक्सचर है काफ़ी सारे फैक्टर्स का, and changes in some or other
फैक्टर कंटिन्यू टू टेक प्लेस। कह रहे कि हर किसी पार्ट में कभी ना कभी कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहते हैं। Therefore it is said that environment is a dynamic। बिजनेस का environment जो है डायनेमिक है, चेंजिंग है। कभी किसी फैक्टर में चेंज आता है, कभी किसी फैक्टर में चेंज आता है, और रेगुलर हर कभी ना कभी किसी ना किसी फैक्टर में चेंज आता ही रहता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, हमेशा चेंज होने वाला है, मतलब किसी भी टाइम पे ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है अनसर्टेन है। अब जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि ये डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है, तो हमें कब कुछ नहीं पता कि किस टाइम क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है। कई बार कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टेस्ट में चेंज आ जाता है लोगों का, या फैशन में अचानक से चेंज आ जाता है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से बिज़नेस को काफ़ी तरह के थ्रेट्स को फॉलो करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी तरह के थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करना पड़ता है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता होता कि किस टाइम क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट इज़ अ कम्प्लेक्सिटी। क्योंकि बिजनेस जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है, सो ये एक कम्प्लेक्स भी है। कम्प्लेक्स क्यों है कि हम किस फैक्टर की स्टडी करें, किस फैक्टर को स्टडी करने से हमें पूरे बिजनेस के बारे में पता लगेगा, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। दिस इज़ परहैप्स द रीज़न which make difficult for a business to face them। ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिजनेस को कोई पता नहीं है कि किस फैक्टर से बिजनेस को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, किससे कम इफेक्ट पड़ेगा। बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, पर एक्चुअल में कितनी प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, इसके बारे में कोई 100% श्योरिटी से कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। सो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, हर एक फैक्टर की स्टडी पॉसिबल नहीं होती एक टाइम पे, तो इसलिए हम बिजनेस इन्वायरमेंट को कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ रिलेटिवली। बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशंस एंड दिस इज द रीज़न एज टू वाई द बिजनेस इन्वायरमेंट हैपन्स टू बी डिफरेंट इन अ डिफरेंट कंट्रीज। कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है एक लोकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। सो इसी लोकल कंडीशन मतलब इंडिया का इन्वायरमेंट, इंडिया में बिजनेस का इन्वायरमेंट कुछ अलग होगा, मे बी यूएसए में उसका असर कुछ अलग हो रहा है, कि वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ की सोच, लोगों की सोच अलग है, लोगों का रहन सहन अलग है, लोगों की लोग जो कस्टम्स ट्रेडिशंस जो यूज़ करते हैं वो भी अलग अलग है, जिसकी वजह से वहाँ के एक ही कंपनी जो यूएसए में है और जो इंडिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो उनका कंट्री टू कंट्री जो है उनका जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो भी डिफ़र करता है। सो बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है वहाँ की लोकल कंडीशन से रिलेटेड होता है। अगर लोकल कंडीशंस कई बार सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, जिसकी वजह से अलग अलग प्लेस पे इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर फर्स्ट इज़ अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एनेबल अस टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। अब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे, पहले हमने सारे इसके मिक्सअप पॉइंट्स पढ़े हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट की जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये इससे हमें पता लगता है कि बिज़नेस के लिए क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं। जब कोई कंपनी, कोई बिजनेस अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करता है तो उसे इसके बारे में पता लगता है कि इन फ्यूचर में उसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं, या क्या क्या थ्रेट्स जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसको फेस करने के लिए हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मतलब वी आर फर्स्ट मूवर, कि अगर हमने अपने इन्वायरमेंट की स्टडी की हुई है तो हम फर्स्टली जो है उसे कंट्रोल करने के लिए या उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वार्निंग सिग्नल। अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को स्टडी किया हुआ है तो हम अपने आप को वार्न कर सकते हैं कि कल को हमें ये नुकसान हो सकता है, तो हमें एक वार्निंग मिल जाती है कि हमने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करके रखना है। इफ़ द नॉलेज अबाउट द थ्रेट्स इज अवेलेबल इन टाइम, अगर हमें थ्रेट की नॉलेज जो है टाइम से पहले मिल जाती है, देन वी विल गेट रेडी टू फेस द प्रॉब्लम। तो फिर हम उसके रिगार्डिंग जो एफर्ट्स में कर सकते हैं, क्या जो भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आनी है हम उसको पूरा करने के लिए, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। थर्ड इज़ अ टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन को कई तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है कि अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल, मशीन, मैन, मनी एटसेट्रा। विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। इन्हीं रिसोर्सेज से जो गुड्स और सर्विसेज है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। A business get resources from the environment and provides goods and services to the same environment।
जो रिसोर्सेज है ये भी हमें इसी इन्वायरमेंट से मिलते हैं, और जो भी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं वो भी हमने इसी इन्वायरमेंट के, जो इसी इन्वायरमेंट बैठे हुए लोग हैं उन्हीं को हमने प्रोवाइड करना होता है. A study of business environment tells the business that requirement of the environment and what can it be available to get its need fulfilled. Therefore, it is possible to get useful resources from the business environment. अगर हमें पहले पता लग जाए कि इन फ्यूचर में क्या डिमांड लोग कर सकते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करेंगे उसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और सोसाइटी से यूज़फुल रिसोर्सेज लेके उन्हें अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उन्हें इन रिटर्न दे सकते हैं. नेक्स्ट इज अ कॉपिंग विद रैपिड चेंज. जो भी जैसे हम टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है, या फिर इन फ्यूचर हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है, या फिर कस्टम में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर जो टेस्ट है उसमें चेंजेस आ सकते हैं. अगर हमें इसके बारे में पहले ही नॉलेज हो जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करें, अगर हमें इसके इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही नॉलेज मिल जाएगी कि कस्टमर के जो फैशन है उसमें चेंज हो रहा है, कंपटीशन में चेंज आ रहे हैं, तो हम जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ लड़ने के लिए या उसके साथ डील करने के लिए हम पहले से तैयार हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अगेन, अगर हम सारी चीज़ें हमें पहले ही पता हो कि हमें क्या ड्रॉबैक्स मिलने वाले हैं, या क्या हमें थ्रेट्स होने वाली हैं, क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने बिज़नेस की प्लानिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स कर सकते हैं, पॉलिसी वगैरह बना सकते हैं. अगर हमें ये प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे कैसे कॉप अप करेंगे, अगर हमें ए प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे कॉप अप करेंगे, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं. अगर प्रॉब्लम बी आएगी तो हम उसके रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. कि अगर हमें पता लग जाएगा, ये सभी पॉइंट्स का मेन मोटिव जो है वो है कि अगर हमें प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स के बारे में पहले पता लग जाए तो हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं. जो भी इन फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं उससे हम लड़ने के लिए पहले से सारी तैयारी करके रख सकते हैं. लाइक मटीरियल इकट्ठा कर लिया, या फिर अगर सपोज की स्ट्राइक्स होने वाली हैं तो फिर हम उसके पहले ओवर प्रोडक्शन करके रख सकते हैं, या फिर रिसोर्सेज जो है उनका इफ़ेक्टिव यूज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अपनी कंपनी अपने वर्कर्स को पहले से वार्निंग सिग्नल्स दे सकते हैं कि कल को ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है लड़ना है. तो इन सभी पॉइंट्स का मेन मोटिव यही है कि जो अगर हमें प्रॉब्लम्स का पहले ही पता लग रहा है तो हम उससे लड़ने के लिए उनसे सॉल्व करने के लिए पहले से ही तैयार हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. कंपोनेंट्स जो है इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए. नंबर फर्स्ट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड नंबर सेकंड इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्की कैसी है, उनका डिसीजन मेकिंग कैसा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसी है, उनका प्रोडक्शन मेथड क्या है, और कितनी उनकी कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की. ये सब चीज़ें किस में आती है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, जिसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है. ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे एक बिजनेस जो है वो कंट्रोल कर सकता है, विच आर कंट्रोलेबल. बट वी आर हेयर फॉर डिस्कसिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स. हमने जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे कि एक बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, विच आर नॉट कंट्रोलेबल बाय अ बिजनेस. The external environment is categorized further into two parts, that is a micro environment and macro environment. Micro environment को operating environment कहा जाता है and macro environment को general environment कहा जाता है. Micro environment में further आते हैं customers, suppliers, competitors, public and marketing intermediaries. So first one is a customers. Micro environment में आगे customer, supplier, competitors, public and marketing intermediaries. और मैक्रो इन्वायरमेंट जिसे कि जनरल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, इसमें आ जाते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस विद माइक्रो इन्वायरमेंट. फर्स्ट वन इज अ कस्टमर. कस्टमर कौन होते हैं? कस्टमर्स of an industrial unit can be of different types. एक कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं. वो हाउस होल्ड सेक्टर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर भी हो सकते हैं, कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं. लाइक कि अगर मैं कॉटन प्रोड्यूस कर रही हूँ तो कॉटन डायरेक्ट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए भी जा सकता है कि घर पे कॉटन का यूज़ हो रहा है, कि
कोई चोट लग गई है घर पे या कुछ बत्तियां बनाने के काम आ रहा है कॉटन, ठीक है, तो घर जो हाउस होल्ड पीपल्स है वो भी कॉटन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री, कोई दूसरी इंडस्ट्री कॉटन को ले जाके उससे कपड़ा प्रोड्यूस कर सकती है, क्लोथ प्रोड्यूस कर सकती है। सो मतलब ये इसकी ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर जो है वो हाउस होल्ड एंड यूज़र्स ही हो, हाउस होल्ड सेक्टर ही कस्टमर हो, कस्टमर कोई भी हो सकता है। एक इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि उसका कस्टमर कौन सा है। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर हाईली इन्फ्लुएंस द फर्म, कि अब डिपेंड करता है कि जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, उस जो मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ उसका कस्टमर कैसा, ठीक है। अगर उसके कस्टमर जो हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर है तो उसकी प्रोडक्शन उस पर डिपेंड करती है। अगर जो कस्टमर है वो इंडस्ट्री या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है तो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ फर्म सप्लाइज गुड्स ओनली टू द गवर्नमेंट, इट मीन्स द फर्म हैज़ ओनली वन कस्टमर। अब इसमें एग्जाम्पल दी गई है कि कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, मतलब कि हमें पहले से डिफाइंड है कि हमारा जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, हमारा एक ही कस्टमर है। इफ़ बिकॉज ऑफ सम रीज़न देयर रिलेशन आर सॉर्ट, अगर किसी भी वजह से उनके जो आपस में रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल स्टॉप। अब हमें पता है कि हमारा सिर्फ एक ही कस्टमर है, डेट इज़ अ गवर्नमेंट, और किसी वजह से उससे भी जो रिलेशन है, जो डीलिंग है वो ख़राब हो गई है, तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड इन दैट केस द क्लोजर ऑफ द फर्म इज़ सर्टेन, और इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरे कस्टमर ही ख़त्म हो गए हैं, वो प्रोडक्ट जो मैंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया वो ले ही नहीं रहे, तो फिर मेरा फर्म भी बंद हो जाएगी। दिस इज क्लियरली इंडिकेट्स द कस्टमर डू इन्फ्लुएंस द बिजनेस, इससे हमें पता लगता है कि वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कौन करता है, कस्टमर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। Therefore, a firm should make efforts to have different kinds of customer. इसलिए अपना बिजनेस कंटिन्यू रखने के लिए अगर एक कस्टमर से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा कस्टमर हमारी जो सप्लाई है उसे दूसरा कस्टमर जो है उसकी सप्लाई को यूटिलाइज कर ले। और इस चीज़ को हमने श्योर अप करने के लिए हमें वैरायटी ऑफ कस्टमर्स को या डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज द सप्लायर, लाइक द कस्टमर द सप्लायर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस। इफ द बिजनेस हैज़ ओनली वन सप्लायर एंड ही गेट्स अनॉयड because of some reason the supply of goods is stopped and the very existence of the business can be threatened और endangered। जैसे हमने इस कस्टमर की बात की है वैसे ही सप्लायर, अगर हमारा एक ही सप्लायर हमें जो गुड्स से सप्लाई करता है वो एक ही सप्लायर, और किसी वजह से वो सप्लायर भी हमसे गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाते हैं, हमें गुड्स से वो सप्लाई नहीं कर पाता, तो भी हमारा बिजनेस जो है वो खतरे में आ जाता है। सो इसी वजह से हमें सप्लायर्स भी एक सप्लायर से सामान नहीं लेना चाहिए, बल्कि वेरियस सप्लायर, वैरायटी ऑफ सप्लायर्स जो है उसे उनसे डील करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ कंपटीटर। द कंपीटिटिंग फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस इन द नंबर ऑफ वेज। दे कैन डू सो बाय bringing new and cheap product in the market, by launching some sale promotion schemes और अदर सिमिलर मेथड्स। अब कंपटीटर्स किस तरह हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज कि मेरा जो कंपटीटर है उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है या कोई चीप प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है सेम क्वालिटी का, तो इसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में रिड्यूस हो जाएगी। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरे बिज़नेस को खतरा हो रहा है, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की जो सेल है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो या फिर वो कोई और सेल प्रमोशन करता है, कोई एडवर्टीजमेंट अच्छी कर लेता है, या कुछ इस तरह के कंपटीटर जो है कोई नई प्रमोशन कर लेता है, सेल प्रमोशन कर लेता है, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट को भी जो है वो एंडेंजर हो सकता है, मेरे जो मेरा प्रोडक्ट है या जो मेरी सर्विसेज हैं वो भी खतरे में आ सकती हैं। नेक्स्ट इज़ अ पब्लिक हैज़ different constituents like the local public, press or media etc. The attitude or behavior of these constituents can affect the business unit, क्योंकि अब जो पब्लिक है वो भी अलग अलग तरह की होती है, लोकल पब्लिक होती है, प्रेस होती है, मीडिया होती है, ठीक है। अब इनका बिहेवियर भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द लोकल पॉपुलेशन कैन अपोज सम एस्टेब्लिश्ड फर्म whose business are excessively noisy. Similarly, if the media gives some favorable report about the particular company, the price of its share can register and increase on this count। कह रहे कि अगर कोई कंपनी है, कोई एक पर्सन, सपोज कि मैं हमारे पास नोकिया, सैमसंग और मोटरोला के मोबाइल्स हैं, हम क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 5 स्टूडेंट मोटरोला का यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, 8 स्टूडेंट्स जो नोकिया का यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो 12 स्टूडेंट्स बचते हैं वो सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक पर्सन कह देता है कि नहीं यार मोटरोला का फ़ोन अच्छा नहीं है, सेकेंड पर्सन को भी उसकी बात इफेक्ट करती है, तो उसके साथ क्या होगा, मोटरोला के 2 कस्टमर्स जो है वो डिक्रीज़ हो गए। अब मोटरोला के कस्टमर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट बाकी कंपनीज़ को क्या पड़ रहा है, मे बी उनके कहते फ़ोन जो वो कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं, या फिर
जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो उसके साथ कंपेयर करें कि यार ये फीचर्स तो उस मोबाइल में भी नहीं है, वो भी मोबाइल नहीं लेना चाहिए, चलो किसी तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। तो इसकी वजह से दूसरी कंपनीज भी हैं। पब्लिक के जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो भी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है उसे जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज क्या होता है? द मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग एनी बिजनेस यूनिट। दे आर दोज पर्सन्स हु रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द एजेंट्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज क्या होता है? जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन यूनिट से कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल द रिटेलर्स, द होलसेलर्स, द शॉपकीपर्स एटसेट्रा आर द मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। अब इनका क्या रोल है? ये क्या कहते हैं? ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स को प्रोडक्शन यूनिट से कस्टमर तक के एक रिश्ता बनाते हैं जो उनका प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन यूनिट से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल अ कंपनी सेल्स अ गुड विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, and if because of some reason all the agents get annoyed with the company and refuse to sell its goods, there can be a crisis for the company। कह रहे कि अगर कि एक कंपनी जो आपने जो जितने भी गुड्स है वो एक एजेंट के थ्रू या कुछ एजेंट्स के थ्रू सेल करते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, और किसी रीजन से वो एजेंट्स मतलब कि वो शॉपकीपर, वो होलसेलर जो है नाराज़ हो जाते हैं, वो वहाँ से प्रोडक्शन यूनिट से सामान लेने से मना कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी के लिए प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी अगर उसके प्रोडक्ट्स कोई परचेज ही नहीं करेगा तो। क्लियर है पॉइंट्स? नेक्स्ट इज अ मैक्रो इन्वायरमेंट। अगर अब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करेंगे, जिसके फर्दर फाइव टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स की स्टडी करेंगे। दैट इज अ इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशंस भी कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, जनरल इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसे हम फर्दर आगे भी क्लासीफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सिर्फ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आएगा और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बाकी चारों इन्वायरमेंट्स आ जाएंगे। डेट इज़ अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नाउ फर्स्ट वन इज अ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द combination of economic system, economic policy and economic condition of a country। एक कंट्री की का इकोनॉमी का सिस्टम कैसा है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वहाँ की कंडीशन, कंट्री की कंडीशन कैसे है, उस पर डिपेंड करता है सारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं? इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी का सिस्टम कैसा है, इकोनॉमी की पॉलिसी कैसे है, इकोनॉमी के कंडीशन कैसी है। अब इसमें कौन कौन से तीन एलिमेंट्स की बात की गई है? नंबर फर्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? सच एज सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारी सोशलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारा डिपेंड करता है। अब इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर है। सो डिपेंड करता है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, कि हमारा सोशलिस्टिक इन्वायरमेंट है, कैपिटलिस्टिक इन्वायरमेंट है, मिक्स्ड इकोनॉमी है या मिक्स्ड इन्वायरमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जिसमें सोशलिस्टिक के फीचर्स आते हैं और कैपिटलिस्टिक के भी फीचर्स आते हैं। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमी की पॉलिसी कैसी है? किस चीज़ के रिगार्डिंग पॉलिसी? हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ क्या है, हमने जो बाहर से ट्रेड करना है, हमारी एक्सपोर्ट कितना एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कितना करते हैं, हमारे उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज़ हैं। नेक्स्ट इज अ टैक्सेशन पॉलिसी, कितना % टैक्स जो है वो हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है। या इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, उस सब की स्टडी किस में आएगी? इकोनॉमिक पॉलिसी के। थर्ड वन इज है इकोनॉमिक कंडीशन। हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, हमारी नेशनल इनकम का लेवल क्या है, जनरल प्राइस प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या है, हाई प्राइजेस हैं या लो प्राइजेस हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि जो हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या मिलता है, और जो पैसे हम लोन पे लेते हैं तो उस पर हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है हमसे। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स का बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अब हमने बात की थी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। द डिक्रीज इन बैंक इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा। क्योंकि जैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट जो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि जब बैंक का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि लोग जो हैं वो उन्हें जो पैसा है बैंक से लोन जो है वो सस्ते रेट में मिल रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे
और मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मार्केट में फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड वाइसा वर्सा, इससे उल्ट के अगर बैंक रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फ्लो ऑफ मनी मार्केट में डिक्रीज़ हो जाएगी और जिसके साथ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी डिक्रीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट इज अ राइज इन इनकम ऑफ पीपल लीड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर लोगों की इनकम, जो उनका पर कैपिटा इनकम है, अगर वो इंक्रीज़ हो जाती है तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो गुड्स एंड सर्विसेज भी, उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ है, इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, तो बिज़नेस का जो कॉस्ट है, जो खर्चे हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन रेट हमारी डिक्रीज़ है, कम है, लो है, तो फिर जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इफ़ेक्ट करती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जो बिज़नेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से बिज़नेस की गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है वो भी चेंज हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स की डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है और सप्लाई है उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज अ सोसाइटी। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है? इट रेफर्स टू द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी। जिसमें सोसाइटी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। और सोसाइटी के फैक्टर्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? लाइक ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, फैशन, विशेस, हॉप्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मेजर एलिमेंट्स हैं सोशल एनवायरनमेंट के। अब इनके ट्रेडिशंस में क्या आ गया? ट्रेडिशंस में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई दिवाली सेलिब्रेट, उनके फंक्शंस कौन से हैं, उनके त्यौहार कौन कौन से हैं, ये फेस्टिवल्स कौन से, ये सभी चीज़ें आएंगी। वैल्यूज़ उनकी सोशल जस्टिस कैसी है, वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उनमें इक्वालिटी है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। ट्रेंड्स मतलब कि हमारा फैशन कैसा है, हमारी हेल्थ और फिटनेस की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों से प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो इफ़ेक्ट करती हैं। सपोज हम कहें कि लोग जो हैं वो डिप्लोमेटिक हैं या फिर अपना जो डिसीज़न है वो नहीं ले सकते, अब हमेशा कन्फ्यूजिंग नेचर पे है, तो वहाँ पे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं। पर अगर जो लोग हैं वहाँ के वो ब्रांड लॉयल हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ब्रांड की चीज़ें खरीदते हैं, एक ही ब्रांड का उन्होंने सामान खरीदना है, चाहे आप जितने मर्जी हज़ारों ब्रांड्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लो, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होंगे, बाकी ब्रांड्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे। सो सोसाइटी अब ये सोशल इन्वायरमेंट जो बिज़नेस पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। A large number of festivals in India provides opportunities for various businesses। अब क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे तरह के फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस को काफ़ी चांसेस मिलते हैं। जैसे दिवाली के दिनों में लाइट्स, पटाखे, जो क्रैकर्स होते हैं और दिए, जो अर्दन पॉट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बिजनेस जो है वो काफ़ी चलता है। और अगर हम दशहरा की बात करें, होली की बात करें, तो वो है होली के टाइम पे वहाँ पे कलर्स का बिज़नेस चलता है। अगर हम लोहड़ी की बात करें तो वहाँ पे पतंगों का बिज़नेस चलता है, काइट्स का बिज़नेस जो है वो अच्छे से चलता है। इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ अ वैल्यू विच क्रिएट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट। अगर इंडिविजुअल जो है, एक इंसान जो है फ्रीली अपने कोई भी डिसीज़न ले सकता है, तो उस केस में क्या है कि पर्सन जो है मार्केट में अपने किसी भी तरह के प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर सकता है। अगर वहाँ पे इक्वालिटी, मेल और फीमेल को इक्वालिटी है, तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के प्रोडक्ट्स जो है इक्वली सेल होंगे। अगर वहाँ पे सपोज कि मेल ओरिएंटेड मार्केट है या मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो वहाँ पे मेल्स के प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा सेल होंगे और इंस्टेड ऑफ फीमेल्स के प्रोडक्ट्स जो है वो कम सेल होंगे। अगर लोग हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वहाँ पे जेम्स, मिनरल वाटर की ज़्यादा डिमांड होगी। अगर लोग हेल्थ और फिटनेस की तरफ कम ध्यान देते हैं, तो वहाँ पे जंक फूड जो है, पैक्ड फूड जो है, उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द इनोवेशंस रिलेटिंग टू द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो नई नई इनोवेशंस है उसके बारे में इसमें बात की गई है। अगर हमारा जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की तरफ ध्यान दिया जाए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट इनोवेशन न्यू टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। तो इसमें कि जो इनोवेशंस है, जो नई नई टेक्निक्स है, उसके अगर गुड्स एंड सर्विस बिजनेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इनोवेटिव होना चाहिए। अगर वो इनोवेटिव है तो मतलब वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी उसकी अप टू ग्रेट है। अगर वो इनोवेटिव नहीं है, तो एक ही तरह की मशीनरी जो है कई सालों से यूज़ करता जा रहा है, तो उसका इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं है।
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में ब्रिंग समथिंग न्यू एंड बेटर फॉर कस्टमर। अगर हम टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते जाते हैं तो कस्टमर्स के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा जो है लाइक प्रोडक्ट जो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कुछ नया प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। दे में क्रिएट थ्रेट फॉर सम अदर बिजनेसेस एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू अदर। कि इससे क्या है कि अगर सपोज कि एक इंडस्ट्री में तीन फर्म्स काम कर रही है, एक फर्म जो है रेगुलर अपने प्रोडक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी जो है चेंज करती जा रही है, उससे क्या है उनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करते जाएंगे, जिससे कि कंपनी बी जो कि इतनी रेगुलर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करती तो उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड इससे कम हो जाएगी, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट कई सालों तक ऑफर करते जाएंगे और जिससे उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक फर्म जो है वो रेगुलरली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती जाएगी। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस में? इसमें वही जैसे कि मैंने आपको पहले बात की कि नए प्रोडक्ट आने से नए प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और पुराने प्रोडक्ट्स की जो फर्म पुराने प्रोडक्ट एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती जा रही है उसकी डिमांड जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। लोग जैसे हम बात करें, अगर आज के ज़माने में अगर हम ब्लैक एंड वाइट टीवी प्रोड्यूस करें तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। अगर वही हम एलईडीज़ की बात करें, अगर इसी में कुछ न्यू स्मार्ट एलईडीज़ आ गई है, कुछ आ रहा है, तो हम उसकी तरफ प्रमोट होते हैं इंस्टेड ऑफ अगर हमें कोई कहे आज के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी लेना है तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। पर अगर कोई आज के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी प्रोड्यूस करता है, टेक्नोलॉजी टाइम के साथ टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं करता, तो उसका बिजनेस जो है वो लॉसेस में जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है, इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। कि एक कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स वगैरह उनकी कंडीशंस कैसी हैं, और उनके गवर्नमेंट का बिजनेस के तरफ क्या एटीट्यूड है, ये सब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। इसके मेजर एलिमेंट्स है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री में पॉलिटिक्स कितनी है, क्या उसकी स्टेबिलिटी लेवल है, कंट्री में कितनी शांति बनी हुई है, पीस इन द कंट्री। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस की तरफ गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, वो कितनी इंटरफेरेंस है उनकी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की हैं, डेट इज़ अ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। आइडियोलॉजीज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी क्या आइडिया है, उनकी कैसे उनकी सोच है, इस पर डिपेंड करता है और ये बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। In 1977, the Janata government adopts a stringent attitude towards the multinational companies. As a result of this attitude, the multinational company like IBM and the Coca-Cola had to ignore India. कहते हैं कि 1977 में जो जनता गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एटीट्यूड शो किया था MNCs की तरफ, जिससे MNC जो है वो इंडिया में नहीं आ पाई, और उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया कि तो इसके एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, IBM जैसी कंपनी, कोका-कोला जैसी कंपनियों ने इंडिया में अपना बिजनेस करने से मना कर दिया था। द न्यू गवर्नमेंट इनकरेज द MNC फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फिर उसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट आई थी तो उसने MNC को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया। दिस लीड टू द ओपनिंग ऑफ द डोर्स इन इंडियन मार्केट फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसकी वजह से इंडिया में MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए नए दरवाजे, नए रास्ते खुल गए थे, और जिसकी वजह से कोका-कोला ने इंडिया के मार्केट में दोबारा से कदम रखा और अपना प्रोडक्ट जो है इंडिया में भी लॉन्च किया। It was only because of political interest that Hyderabad came to known as Cyberabad. In other words, it came to recognized as the center of information technology. As a result, many IT companies came to be established there. कह रहे कि अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट था जिसकी वजह से हैदराबाद को आज के टाइम में साइबराबाद भी कहा जाता है। साइबराबाद मतलब कि वहाँ पे साइबर्स मतलब IT से रिलेटेड कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इसका मेन मोटिव ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को प्रमोट किया है। थर्ड लास्ट पॉइंट इज़ अ लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट मीन्स इट रेफर्स टू द सम total of all the acts passed by the government, judgment of the court, decision rendered by the various commissions and agencies in the country. लीगल इन्वायरमेंट वहाँ के लॉ कैसा है,
मतलब कि जो जजमेंट वहाँ की जो कोर्ट्स है वो कैसी जजमेंट पास करते हैं, वहाँ की जो कमीशंस हैं, एजेंसीज हैं, जो लोकल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, वो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट्स एजेंसीज हैं जो वहाँ पे अपॉइंट की गई है, उनका क्या बिहेवियर है बिजनेस के तरफ। अब इसको लीगल इन्वायरमेंट में कौन कौन से मेजर फैक्टर्स आते हैं, डेट इज़ अ एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या एक्ट्स पास किए जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, डिसीजंस टेकन बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एंड द जजमेंट्स ऑफ कोर्ट। अब इसका क्या असर पड़ता है, अब जैसा हमने नरसिम्हा के बारे में पढ़ा होगा। नरसिम्हा जो कमेटी बनी थी, या और भी काफ़ी तरह की कमेटीज़ बनती है जो कि बिजनेसेस को प्रमोट करती हैं, या फिर कई तरह के एक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे MRTP एक्ट हो गया, या फेमा एक्ट हो गया, या फेरा एक्ट हो गया। ये सब बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए अब डिपेंड करता है कि ये किस समय बिजनेस को प्रमोट करती हैं। By removing control on the capital market, a huge amount of capital was collected by issuing various new issues in the primary market. अब ये क्या कि अब लीगल इन्वायरमेंट उन्होंने कैसी जो पॉलिसीज़ है वो लॉन्च की हुई है, कह रहे कि कैपिटल मार्केट का कंट्रोल, कैपिटल मार्केट पे जब कंट्रोल को गवर्नमेंट का कंट्रोल को रिमूव किया गया, उससे क्या हुआ कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वाज कलेक्टेड, काफ़ी कैपिटल जो है वो न्यू इश्यूज़, मतलब कि नई जो पुरानी कंपनीज हैं उन्होंने नए शेयर्स वगैरह इश्यूज़ करके काफ़ी कैपिटल जो है कलेक्ट कर ली, जिससे बिजनेसेस जो है प्रमोट किए गए। With the introduction of relaxation in FDI policy and foreign exchange, many multinational companies entered into the Indian market, and consequently there has been a tremendous increase in the foreign exchange reserve in the country. क्योंकि जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन एक्सचेंज है, इसमें रिलैक्सेशन की जो पॉलिसीज़ हैं इसको रिलैक्स करने के बाद इंडिया में MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंडिया मार्केट में एंटर कर पाई हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो मार्केट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, उसमें काफ़ी तरह के चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी इम्प्रूव हुई हैं। इसी के साथ जो हमने 5 इन्वायरमेंट पढ़े हैं, दैट इज़ अ लीगल इन्वायरमेंट, social environment, political environment, technological environment and economic environment. These are the main factors, main environment which affect each and every business, जो कि हर बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, हमने इसमें बात की गई थी जनरल फैक्टर्स एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर है, ये जनरल फैक्टर है। अब हमने इसमें स्टडी किया था कि स्पेसिफिक फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच इफेक्ट द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली, बट the political factor, legal factors and technological factor, economic factor and social factor are the general factors which affect the whole industry, जो कि पूरी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करता है एक ही टाइम पे। सो हमने इसकी डीप स्टडी करनी है, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक वी कैन डिस्कस इन टुमारोज जूम मीटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।